हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा एग्जामिनेशन के टाइम ही उनके लिए सवेरा होता है और वो एग्जामिनेशन के 2-3 महीने पहले ही जगते हैं कि अब 2-3 महीना में ही मुझे कंपटीशन निकाल लेना है। तो उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि वो हसीन ख्वाब अब आते नहीं हैं, परीक्षा का तनाव अब जाते नहीं हैं। पूरे साल भर जिन्होंने किताबों को पलट कर देखा नहीं और अब जब वह खोलकर उन्हें देखते हैं तो समझ उन्हें आता नहीं है। तो जी हाँ, अब जो साल भर सोए हुए रहते हो और एग्जामिनेशन के टाइम किताब को खोलते हो और सोचते हो कि 2-3 महीने में मैं जॉब ही ले लूंगा, तो उनकी नैया तो भगवान भरोसे ही है। आपको मेहनत करना होगा, लगातार मेहनत करना होगा। हाँ, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आता है लाइफ में, तो उनको भूलना है आपको और हमेशा एक निरंतर वे में आपको आगे बढ़ना है। तो आज भी हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे और देखिए, देखते देखते हम लोग का सेशन नंबर 101 101 सेशन पहुंच चुका है। आप सोचो कि इसमें डेली हम लोग 10-10 क्वेश्चन लेकर आते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, तो एक स्टैटिक जीके में लगभग 100 क्वेश्चन बनता है और 100 सेशन हो चुका है तो 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। और बच्चे लोग रिव्यू देते हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कमेंट्स आ रहा है कि हर परीक्षा में आपका 25 जहां पूछा जाता है प्रश्न, वहां 10, 12, 15 क्वेश्चन तक लड़ता है। तो 25 में अगर 10-15 क्वेश्चन एक स्टैटिक जीके के सेशन से लड़ रहा है तो काफी ये सेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग भी इसको लगातार नोट डाउन करते रहे, पढ़ते रहे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। तो चलिए, इस नए सेशन में हम लोग सालू मिस का स्वागत करते हैं। वो यहाँ आएंगी और आप लोग के बीच एक नए इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करने के लिए वो तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 101। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला मतलब सीरीज हो गया, ठीक है, कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका यूरोप में स्थित है। देखिएगा ऑप्शन आल्प्स पर्वत हो गया, मतलब आल्प्स पर्वत श्रृंखला हो गया, हिमालय हो गया, एंडीज हो गया और रॉकी हो गया। ये सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट में स्थित है। हिमालय का आपको पता होना चाहिए अपने भारत में है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। सवाल कर रहा है आपका यूरोप का ना, चलो देखते हैं यहाँ पे। देखिएगा यूरोप में स्थित सबसे ऊंची सबसे लंबी, ठीक है, लंबी भी कर लो ऊंची भी कर लो, ये पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो ये आपका देखिएगा कौन सा पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आल्प्स पर्वत श्रृंखला। कहाँ है, यूरोप में है। यूरोप में भी आपका 8 देश में फैला हुआ है। ये जो आपका आल्प्स पर्वत श्रृंखला है ये आपका यूरोप के 8 देश में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये है आपकी माउंट ब्लैक, ठीक है, माउंट ब्लैक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये ऊंची चोटी किस देश में पड़ती है, तो फ्रांस में पड़ती है। कितनी ऊंची है, तो 4808 मीटर ये पर्वत जो है ऊंची है और पड़ कहाँ रही है, यूरोप में। अगर बात करें यूरोप क्या है, तो यूरोप आपका एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है, जहाँ आपका फ्रांस जैसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री आते हैं जो भारत पे आकर के शासन भी किए थे कुछ सालों तक जैसे। और देखिएगा यूरोप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूरोप के लिए एक उपनाम यूज होता है। क्या यूज होता है, तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप जो है ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है यूरोप को। प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप उस लैंड मार्क को कहा जाता है, उस भूमि वाले रीजन को कहा जाता है जो तीन ओर से किससे लगता है, तो समुद्र से लगता है, उसे कहा जाता है आपका प्रायद्वीप कहा जाता है। और यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो प्रायद्वीप बनाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आल्प्स पर्वत श्रृंखला, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा महमूद गजनी, इसी को महमूद गजनवी भी कहा जाता है। महमूद गजनवी किस वंश में उत्पन्न हुआ था, महमूद गजनवी। चलो थोड़ा सा हम लोग बैक में जाते हैं और ये देखते हैं कि भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। भारत में बेसिकली 3 मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक है, 3 मुस्लिम आक्रमण हुआ था। पहला वाला जो आक्रमण था ना ये एक अरब के द्वारा किया गया आक्रमण था, और दूसरा तीसरा वाला जो था ये किसके द्वारा किया गया था, तो तुर्क जाति के द्वारा, तुर्क लोगों के द्वारा किया गया था। और पहला जो आक्रमण था ये अरब के द्वारा किया गया था। और अरब में भी कौन आया था, तो एक बेहद ही कम उम्र का एक लड़का आया था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन
काशिम, ठीक है। इसने भारत पर एक बार में कई आक्रमण किए थे, लेकिन सफल आक्रमण कब हुआ था? सफल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, है ना, 712 ईस्वी में। उसके बाद सेकेंड आक्रमण जो था, वैसे अब अगर और डिटेल से पढ़ो ना, तो मोहम्मद गजनबी का एक पिता था जिसका नाम था सुबुक्तगिन। क्या नाम था? सुबुक्तगिन। वो भी भारत पे आक्रमण किया था, बट उसका वाला ज्यादा फेमस नहीं रहा है। मोहम्मद गजनबी के का नाम ज्यादा आता है। तो उसके बाद दूसरा आक्रमण जो था, ये किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गजनबी के द्वारा। और तीसरा जो आक्रमण था, ये भी तुर्क आक्रमण ही था, और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। और ये मोहम्मद गौरी का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध रहा। समझ लो कि भारत का इतिहास चेंज करने वाला ये आक्रमण रहा था। कैसे? मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद क्या हुआ था ना, कि जिस जिस एरिया को फतह कर चुका था मोहम्मद गौरी, वह उस एरिया को छोड़ के नहीं गया। देखो बेसिकली तीनों जो आया था ना, तीनों का एकमात्र मोटो था धन लूटना, धन संपदा लूटना। तीनों जो है बचपन से ही, जैसे मोहम्मद गजनबी का ही नाम ले, तो वो बचपन से ही भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के धन संपदा के बारे में, भारत के स्मृति के बारे में सुनते आ रहा था। तो बचपन से इसका शौक था कि भाई जैसे ही हम शासक बनेंगे, जैसे ही हम कैपेबल हो जाएंगे, हम भारत पे आक्रमण करेंगे और वहां के बहुत सारे धन संपदा को लूट करके अपने देश को डेवलप बनाएंगे। तो मोहम्मद गौरी का भी ये इंटेंशन नहीं था कि वो भारत आकर के शासन करेगा। फिर क्या था? ये था कि बस वो भारत से धन लूट करके अपने देश को ले जाकर के वहां का देश को डेवलप करेगा, अपने साम्राज्य को बड़ा बनाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इसका भारत पे इतना ज्यादा तक शासन हो चुका था, इतना दूर तक ये भारत को जीत चुका था, और भारत में उस समय बहुत ही कमजोर शासक थे, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा था, और इसीलिए ने अपने गुलामों को भारत का कुछ कुछ एरिया सौंप दिया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का आप नाम सुने होंगे, बख्तियार खिलजी का आप नाम सुने हो, यालदूज हो गया, कुबाचा हो गया। तो ये सारे इसका क्या था? गुलाम था। चलो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो मोहम्मद गजनबी के बारे में बात हो रहा है। चलो इसको उठाते हैं हम लोग और थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। मोहम्मद गजनबी, इसी को मोहम्मद गजनी कहा जाता है। किस वंश का था? तो ये आपका यामनी वंश का था। ठीक है, किसके बारे में बात हो रहा है? तो मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी, ठीक ना, मोहम्मद गजनबी। सबसे पहले तो आज ये किसका पुत्र था? तो ये आपका गजनी वंश का संस्थापक, गजनी वंश का संस्थापक नाम क्या हो जाएगा? सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, ये इसने प्रण लिया था। ये देखो सुबुक्तगीन जो था गजनी वंश का संस्थापक था, और इसका पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनबी। जब से ये बड़ा हुआ था, होश संभाला था, भारत के धन संपदा के बारे में ये काफी कुछ सुना था, इसलिए पहले से ही माइंड मेकअप किया हुआ था कि बड़ा होने के बाद हमें भारत पर अटैक करना, वहां की धन संपदा को लूटना है। इसने आपका 1001 ईस्वी से लगातार 1026 ईस्वी तक भारत पर कितनी बार, आपको पता है भारत पे कितनी बार? तो भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। इस टाइम पीरियड के बीच में भारत पे 17 बार आक्रमण किया। पहला बार जो आक्रमण किया था, ये आपका पहला बार आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में। और पहली बार जो ये भारत पे आक्रमण किया था, ये किस पर किया था? तो पहला बार देखिएगा, ये जो आपका आक्रमण किया था जयपाल के विरुद्ध किया था। ठीक है, किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध, और जयपाल हार गया था, और फिर उसकी राजधानी पे अधिकार कर लिया। और सबसे लास्ट वाला जो किया था, ये किसके विरुद्ध किया था? तो ये जाट के विरुद्ध किया था, जाट के विरुद्ध। चलो इसका पहला आक्रमण तो देखे, इसका जो आपका टोटल कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। ठीक है, 17वां आक्रमण जो था 1026 ईस्वी में किया था, और जाटों के विरुद्ध किया था, जाटों के विरुद्ध किया था, उनको खत्म करने के लिए। और जो आपका 16वां आक्रमण था, ये 1025 ईस्वी में किया था, और विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से इसने क्या कर दिया था? तबाह कर दिया था। उस मंदिर को बहुत ही बुरी तरीके से लूट लिया था। कहा जाता है ना डेटा के अनुसार कि लगभग 50,000 आदमी की वहां पे हत्या कर दी गई थी मोहम्मद गजनवी के द्वारा। और चूंकि इसको मूर्ति तोड़ने का बड़ा शौक था, जहां भी जाता था मूर्ति को तोड़ देता था, इसलिए इसको एक वर्ड भी दिया गया है, दैट इज मूर्ति भंजक। इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। एक चीज और, इसके साथ एक इतिहासकार भी भारत आया था, और उसका नाम क्या था? अल बरूनी। अल बरूनी। सवाल बनता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। और इसकी बुक का क्या नाम था? किताब उल हिंद। ठीक है, इसकी बुक्स का क्या नाम था? किताब उल हिंद नाम था, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और, तो देखो आपका 1026 ईस्वी में, ठीक है, ये जो है आपका 1025 ईस्वी में ये आपका हमारा सोमनाथ का मंदिर लूटा, और 1026 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध ये आक्रमण किया था। और फिर आगे जाकर के 1030 ईस्वी में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई।
30 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और किस बीमारी से हो गई थी? तो मलेरिया नामक बीमारी से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यामिनी वंश का। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और वो कौन था? वो था आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? सबसे पहले तो आज मौर्य वंश के बारे में देखो। भारत की धरती पे ना जो पहला साम्राज्य का शुरुआत हुआ था, ये मगध साम्राज्य से हुआ था। बहुत सारे वंश आए थे। हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, और उसके बाद नंद वंश था जो कि बहुत मजबूत था। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। लेकिन इसका जो सबसे अंतिम शासक रहा था घनन, बहुत ही अय्याश टाइप का व्यक्ति था। उसको प्रजा से कोई मतलब नहीं था, उसको अपने साम्राज्य से कोई मतलब नहीं था। वो बस लग्जोरियस लाइफ जीने में मतलब जीने में लगा हुआ था। उसी समय क्या हो रहा था ना कि भारत पर एक विदेशी आक्रांता आ रहा था। और कौन आ रहा था? तो वो आ रहा था आपका सिकंदर। और सिकंदर जब भारत की ओर आ रहा था, पश्चिमोत्तर भारत की ओर वो एंट्री करने वाला था, तो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चाणक्य। आप चाणक्य कह लो, आप कौटिल्य कह लो, आप विष्णुगुप्त कह लो, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो उसने जाकर के घनानंद को इन्फॉर्म किया कि भाई सिकंदर आ रहा है जो कि बहुत सारे देशों को कुचलते हुए आ रहा है, अब अपने भारत की ओर वो एंट्री लेने वाला है। बट कहा जाता है ना कि घनानंद बहुत ही बेइज्जती करके उनको अपने अपने महल से बाहर निकलवा दिया था। और तभी चाणक्य ने प्रण लिया कि इस घनानंद को तो पहले गद्दी से हटाना है, और जो विदेशी आ रहा है भारत की ओर उसे भी क्या करना है कि उसे भी रोकना है। और इसी वजह से आगे जाकर के उसने एक छोटे से एक साधारण फैमिली के एक लड़का जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को वो प्रशिक्षित किया, उसको ट्रेंड किया, और आगे जाकर के पहले तो घनानंद को रास्ते से हटवाया, मौर्य वंश का स्थापना करवाया, और फिर आपका सिकंदर से आपका युद्ध भी हुआ था। तो चलो देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि किसके सहयोग से हुआ? चाणक्य के सहयोग से हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो मौर्य वंश जो है आपका, पहले तो देख लो कि इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक चलेगा। सबसे पहले तो ये देख लो कि मौर्य वंश का जो शासन रहेगा ये कब से कब तक चलेगा। तो ये चलेगा 322 बीसी से 322 बीसी से 185 बीसी तक। 322 बीसी से 185 बीसी तक किसका शासन चलेगा? तो मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश का शासन चलेगा। ठीक है, मौर्य वंश का शासन चलेगा। इस वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो संस्थापक कह लो या पहला शासक कह लो, कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे आपको पता है मौर्य इसका नाम क्यों रखा गया था? चंद्रगुप्त की माता का नाम मूर था, मूर या मुरा, तो यहीं से आपका मौर्य नाम आया था। इसने कब से कब तक शासन किया? तो 322 बीसी से 322 बीसी से 298 बीसी 298 बीसी। और एक चीज और याद रखना कि 298 बीसी में इसने संथारा प्रथा, संथारा या संलेखना प्रथा से अपना प्राण त्यागा था। संथारा या संलेखना प्रथा से क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था। शुरुआत में हिंदू धर्म का था, आगे जाकर के कौन से धर्म का फॉलोअर बन गया था? जैन धर्म का फॉलोअर बन गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले तो आपको याद रखोगे कि मौर्य वंश का संस्थापक था। दूसरा, इसका एक और आदमी के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ? तो सिकंदर का एक सेनापति था। सिकंदर का सेनापति जिसका नाम क्या था? इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। इसके साथ क्या हुआ था ना? ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य है ना, सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, जिसमें नो डाउट चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। और इसके बाद संधि भी हुआ था। संधि के तहत क्या किया गया? तो संधि के तहत क्या हुआ ना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये सेल्यूकस निकेटर को, चंद्रगुप्त मौर्य जो था सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया? 500 हाथी दिया। और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने क्या दिया चंद्रगुप्त मौर्य को? तो 4 एरिया, ठीक है, एरिया, जेड्रोसिया, अराकोशिया और आपका पेरीपेनिसदाई, ये 4 रीजन जो है
कौन किसको दिया? तो सेल्यूकस निकेटर, ये 4 एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य संधि के तहत क्या दिया? 500 हाथी दिया। और सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री जिसका नाम क्या था? हेलेना, हेलेना का विवाह भी कर दिया। किससे कर दिया? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ और 298 BC में आपका संलेखन प्रथा से क्या कर लिया? अपना प्राण त्याग दिया। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री। तो इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। उसके बाद आते हैं, इसमें दूसरा शासक कौन आया था? दूसरा शासक आया था इसी का बेटा जिसका नाम क्या है? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। ये कब से कब तक शासन किया? तो 298 BC से लेकर के 273 BC तक। अगर बात करें बिंदुसार के बारे में तो इसे अमित्र घात भी कहा जाता है। ठीक है, अमित्र घात भी इसे कहा जाता है, भद्रसार भी कहा जाता है, भद्रसार, और सिंहसेन भी कहा जाता है, सिंहसेन। ये सारा नाम किसका है? बिंदुसार का है। ठीक ना। अमित्र घात का मतलब होता है ना शत्रु का विनाशक। तो उसके बाद इसके बारे में याद रखिएगा कि यह जो है आगे जाकर के, पहले तो हिंदू धर्म का था, आगे जाकर के आजीवक संप्रदाय का ये फॉलोअर बन गया था। आजीवक संप्रदाय का ये क्या हो गया था? फॉलोअर बन गया था, अनुयायी बन गया था। इसके बारे में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसके बारे में कहा जाता है ना कि सीरिया का एक शासक था। कहाँ का? सीरिया का। सीरिया का एक शासक था जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम, इसका एक राजदूत आया था इसके दरबार में जिसका नाम क्या था? डाइमेकस नाम था। क्या नाम था? डाइमेकस। कहा जाता है कि दो राजदूत आया था ना, तो बिंदुसार जो है डाइमेकस से 3 चीज का मांग किया था। कितने चीज का? 3 चीज का। पहला क्या? तो सूखी अंजीर। अंजीर समझते हो ना, एक फल होता है, ठीक है, जिसको फिग कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए, उसके बाद देखिएगा और क्या मांगा था? तो अंगूर का ना, अंगूर का शरबत मांगा था, जिसको आप कह लो ना कि मदिरा था एक टाइप का। ठीक है, अंगूरी शरबत, अंगूरी शरबत। और तीसरा चीज क्या मांगा था? तीसरा चीज मांगा था दार्शनिक मांगा था। दार्शनिक आप कह लो एज ए टीचर हो सकता है। तो डाइमेकस जो है या फिर एंटियोकस प्रथम है, ये दोनों तो भिजवा दिया था, बट आपका डाइमेकस दार्शनिक को नहीं भिजवाया था। बोला था कि नहीं, हम टीचर या दार्शनिक का क्या करते हैं, तो मतलब इसको बाहर नहीं भेजते हैं। तो ये चीज हो गया आपका बिंदुसार के बारे में। और तीसरा शासक कौन बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चित, अशोक। ठीक है, तीसरा शासक कौन बना था? तो ये बना था अशोक। और देखो हुआ क्या था ना, 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु होती है। और बिंदुसार का भी पीएम कौन था? इसका भी पीएम, तो इसका भी पीएम जो था आपका चाणक्य था। तो अशोक को ना कुछ टाइम लग गया था संघर्ष करने में, शासक बनने में। 273 BC में बिंदुसार का टाइम खत्म होता है और 3 साल के बाद मतलब 269 BC में, कंटिन्यू नहीं चलेगा। ठीक है, 269 BC से लेकर के आपका कब तक? तो 232 BC तक किसने शासन किया था? ये किया था अशोक। अशोक को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से। फिर आपका अशोक तो हो ही गया, अशोक वर्धन के नाम से, अशोक वर्धन। और आपका एक करमोली के नाम से, एक आपका करमोली के नाम से भी इनको जाना जाता है। अशोक वर्धन, करमोली, किसको जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। अशोक के बारे में याद रखिएगा कि ये आपका पहले तो हिंदू धर्म का था, आगे जाके कौन धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को। और किससे शिक्षा लेकर के? तो उपगुप्त नामक व्यक्ति, उपगुप्त नामक व्यक्ति से शिक्षा लेकर कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। और आगे ये भी देखिएगा 261 BC का जो कलिंग युद्ध हुआ था वो इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध को क्या किया था? पूरी तरीके से छोड़ दिया था। शिलालेख के माध्यम से भारत में सबसे पहले जो आपका संदेश था ये पहुंचाना कौन शुरू किया था? तो आपका अशोक शुरू किया था। और अशोक के अभिलेख को पहली बार खोजा किसके द्वारा गया था? तो 1750 में फैंथलर के द्वारा। ठीक है, फैंथलर के द्वारा। और पढ़ा किसके द्वारा गया? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसके अभिलेखों को डिकोड किया गया। और तब जाकर के समझ में आया कि भारत का कोई शासक अशोक था जिसने आपका अलग अलग बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं। इसने देखिएगा 2 शहर का भी निर्माण करवाया था। एक कहाँ करवाया था? तो एक करवाया था आपका कश्मीर में। ठीक है, एक कश्मीर में, और क्या नाम था उस शहर का? श्रीनगर, श्रीनगर। और एक आपका नेपाल में, नेपाल में क्या नाम था? तो देवपतन, देवपतन। ठीक ना, ये हो गया अशोक के बारे में। आगे देखिएगा अशोक का फिर आगे जाकर के एक बेटा आता है जिसका नाम होता है कुणाल। ठीक है, वैसे आगे जाकर के कुणाल शासन करता है,
दशरथ शासन करता है। और अगर अंतिम शासक देखें तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा, जिसका 185 BC में कौन हत्या कर देता है, आप बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद फिर क्या होता है, अलग वंश का स्थापना होता है। तो आप बताइएगा कि 185 BC में बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी। अपना आंसर निकल गया ना, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देखना यहाँ पे अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, चलो बताओ इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा 4 क्या बोल रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है। सबसे पहले तो आ जाओ कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। मनुष्य कहने का मतलब समझ जाओ ना, एक वयस्क इंसान के बारे में बात हो रहा है। और अगर बच्चों में पूछे तो बच्चों में कितनी हड्डियां होती है, 300। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आप देखो बच्चे खड़े नहीं हो पाते हैं। बच्चों की जब हड्डियां जुड़ते जाती है तो बच्चा खड़ा भी होने लग जाता है, उसका बॉडी प्रॉपर खड़ा मतलब प्रॉपर सही भी हो जाता है, और हड्डियों की संख्या ज्यादा से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे खोपड़ी पूछा, अस्कल पूछा है, तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। तो सबसे पहले आ जाओ ना कि अगर बात करें अस्कल का, तो अस्कल में हम लोग 2 पार्ट को जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं क्रेनियल को और एक जोड़ते हैं फेस को, ठीक है, एक जोड़ते हैं क्रेनियल को और एक जोड़ते हैं फेस को, और इन्हीं दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, अस्कल। फेस में हो गया आपका ये अपना फेस हो गया, और ये आपका ब्रेन वाला जो ढका हुआ पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियल। तो क्रेनियल में कितने हड्डी होते हैं, क्रेनियल में हड्डी होते हैं 8, और फेस में कितने हड्डी होते हैं, तो फेस में हड्डी होते हैं 14, और जब 8 और 14 को आप ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो 22 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे अस्कल में खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 22। लेकिन देखो कभी कभी ना, देखो डेटा यहाँ पे दिया है, चलो आगे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि इसके साथ कुछ कुछ और भी बोन्स जोड़ लेते हैं और पूछ लेते हैं कि पूरे सर में कितनी हड्डियां होती है। तो अगर पूरे सर में पूछता है ना, अगर अस्कल नहीं पूछ करके पूरे सर में पूछेगा तो क्या होगा, पहला तो क्रेनियल वाला 8 जुड़ेगा, दूसरा फेस वाला 14 जुड़ेगा, तीसरा क्या जुड़ता है, तीसरा कान का हड्डी भी जुड़ जाता है। कान में क्या होता है ना, 3 हड्डी होती है, कान में 3 हड्डी होती है, तो 3 इस कान में हुई, 3 इस कान में हुई, मतलब टोटल कितना हड्डी हो गया यहाँ पे, कान में कितना हड्डी हो गया, 6 हड्डी, ठीक है, कान में 6 हड्डी हो गया। और एक हमारे जीभ के नीचे भी एक हड्डी होता है, जिसको कहा जाता है हायोड बोन, जिसको कहा जाता है हायोड बोन, और ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 1, ये कितने होते हैं, 1। मतलब अगर डेटा यहाँ पे लिखे तो 8 + 14 + 6 + 1, तो 14 6 20, 8 28 और 1 29। मतलब अगर पूरा का पूरा फेस पूछ लेगा ना, पूरा सर और फेस जोड़ करके, तो कितनी हड्डियां हो जाएगी, 29 हड्डियां हो जाएगी। वैसे यहाँ पे आपसे खोपड़ी पूछा था, और खोपड़ी में कितना हो जाएगा, 22 हड्डी हो जाएगा। चलो आगे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। मतलब यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिएगा राष्ट्रपति अधिनियम 1900, देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रपति अधिनियम 1969, अधिनियम 1969, और आपका अनुच्छेद 65 में आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में चर्चा किया गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। 1969 वाले एक्ट में भी और अनुच्छेद 65 में भी ये बोला गया कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो कोई भी व्यक्ति करने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमें या आपको बना देगा, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति संभालता है, ठीक है, कौन संभालता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति संभालता है। तो पहले तो हो गया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, अरे क्या हम बोल रहे थे, सॉरी, अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति। तो ऐसा हुआ भी है, जैसे आप देखो जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई तो वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे वो क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। फिर आप फखरुद्दीन अली अहमद जब वो राष्ट्रपति के रूप में थे और जब उनकी मृत्यु हो गई तो बी.डी. जत्ती इस नाम का जो उपराष्ट्रपति था वो क्या बना, वो आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति बना। तो पहले तो हमारा ये क्लियर हुआ कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, और उसके लिए पहला प्रायोरिटी कौन होगा, पहला ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति, है ना। चलो इसको ऑप्शन के थ्रू समझते हैं, या फिर चलो एक फैक्ट और देखते हैं। आप
आपसे सवाल करेगा कि क्या भारत में कोई व्यक्ति अभी ऐसा रहा है जो राष्ट्रपति के भी पद पे काम किया, उपराष्ट्रपति के पद पे भी काम किया, और आपका CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इस पद पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो तीनों पद को संभाला है? तो जी हाँ है। ठीक है, एक पहले तो वो राष्ट्रपति का पद भी संभाले हुए हैं, उपराष्ट्रपति का पद भी संभाले हुए कार्यवाहक के रूप में ही, और आपका CJI। तो इन तीनों पद को संभालने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये है एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला, ठीक ना, एम हिदायतुल्ला। तो बहुत अच्छा फैक्ट है, इस चीज को भी याद रखिएगा। देखो हुआ क्या था ना कि भारत में एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जब इनकी मृत्यु हो गई ना, मतलब असमय मृत्यु हो गई, तो इनके जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था? तो ये बने थे वीबी गिरी, वीबी गिरी। लेकिन हुआ क्या ना कि वीबी गिरी को भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। वैसे ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आप उपराष्ट्रपति का पद छोड़ के आओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, आप लड़ सकते हो चुनाव। लेकिन हुआ क्या कि वीबी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, और इसलिए ये उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिए। और जैसे ही उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिए, उसी समय से ये रूल खत्म हो गया ना, क्योंकि आपको क्या बताया गया कि राष्ट्रपति के पद पे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। और जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो वीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। किस हैसियत से बनाया गया? क्योंकि ये भारत के उसमें उपराष्ट्रपति थे। जैसे ही इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद खाली किया तो अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के एलिजिबल नहीं रहे, और इसी वजह से किनको? तो एम हिदायतुल्ला को क्या बनाया गया? आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। किसको? एम हिदायतुल्ला को। तो पहले आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन चुके? वीबी गिरी। दूसरे नंबर पे कौन बन गए? एम हिदायतुल्ला। आगे जाकर के एक और मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इनकी भी जब मृत्यु हो गई थी तो आगे जाकर के एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था वीडी जत्ती, वीडी जत्ती। तो ये भी क्या बन के आए? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर के आए। तो याद रखिएगा कि भारत के इतिहास में अभी तक, फिलहाल अभी तक तो कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं? 3, वीवी गिरी, हिदायतुल्ला और आपका वीडी जत्ती। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था। आपसे क्वेश्चन बन रहा था कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो अब बता लो क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा? बिल्कुल भी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? देखो, कैलाशनाथ मंदिर ये बनवाया गया है आपका पल्लव वंश के शासक के द्वारा। और देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, दोनों जगह दे दिया है और आपका स्टेट चेंज कर दिया। तो इसमें आइएगा ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, पल्लव वंश के शासक तमिलनाडु में किस मंदिर का निर्माण करवाया? कैलाशनाथ मंदिर का, जो किससे रिलेटेड है? तो भगवान शिव से रिलेटेड है, भगवान शिव से। ठीक है, अगर आपसे सवाल करता है कि पल्लव वंश में से किस शासक ने बनवाया, तो पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस मंदिर को बनाया था। अगर आपसे सवाल करता है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका सिंह विष्णु, सिंह विष्णु ये हो जाएगा पल्लव वंश का संस्थापक। कंफ्यूज नहीं होइएगा, महाराष्ट्र का एलोरा में भी एक कैलाशनाथ मंदिर है, ये तमिलनाडु का बात हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाने वाला क्वेश्चन था। अगर आपसे सवाल करता है कि महाराष्ट्र में आपका कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया, तो वहां आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक। और नाम पूछ लेगा तो नाम हो जाएगा आपका कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। और अगर सवाल करता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका कौन? दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। और ये भगवान शिव से संबंधित है ना। और आपका जो महाराष्ट्र वाला कैलाशनाथ मंदिर है, ये आपका हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आते हैं, देखिएगा, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलोपेगास, ठीक है, गैलो हो जाएगा, गैलोपेगास द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आ जाओ कि ये द्वीप जो है कहाँ पे पड़ता है, तो गैलोपेगास द्वीप जो है ये आपका प्रशांत महासागर पर पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में। और इसका जो नाम है ना, एक वैज्ञानिक के साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था।
ठीक है, किसका सिद्धांत दिया था? विकासवाद का। ऑप्शन से समझ गए होंगे आप, चार्ल्स डार्विन। तो और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन का नाम किस द्वीप के साथ जुड़ा हुआ है? गैलोपैगस द्वीप से। ये क्या थे? तो ये आपके बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे थे, खास के जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा था। विकासवाद का सिद्धांत दिए थे और इस द्वीप पे इन्होंने आकर के वर्क किया था। और लगभग कब आए थे? तो 1835 ईस्वी में, ठीक ना। कार्ल लिनियस के बारे में बात करें तो इन्होंने द्विनाम पद्धति का नामकरण जो होता है ना, जैसे मनुष्य का नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस। तो इन सारे नामों का जो शुरुआत किया था वो कौन किया था? कार्ल लिनियस ने किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखना। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, लोग को ना आप सुनोगे आज के टाइम में बोलते हुए कि पाकिस्तान का निर्माण ये गांधी जी के द्वारा करवाया गया, नेहरू के द्वारा किया गया। तो आपको पता है भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके नाम के साथ कोई भी पहले तो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ा हुआ है, तो इनके बात पे तो काफी 100% बिलीव किया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था इंडिया डिवाइडेड। और इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आपका बंगाल विभाजन 1905 में कराया गया, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना करवाया गया, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया, ये तीनों कई ज्यादा जिम्मेदार है। किस चीज के लिए? तो पाकिस्तान के निर्माण के लिए। मतलब पाकिस्तान बनेगा, इस चीज का बीज कब बोया गया था? तो आपका बंगाल विभाजन के समय, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय, मार्लो मिंटो सुधार के समय। और ये चीज किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और किस बुक में कहा गया है? इंडिया डिवाइडेड में कहा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे, अपने बिहार से रिलेटेड थे। और एक चीज और, अंतरिम सरकार जो बना था 2 सितंबर 1946 को, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा पद दिया गया था? तो ये इनको मिला था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। एक और बहुत महत्वपूर्ण पद ये संभाल रहे थे, कौन सा? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष का पद था वो भी कौन संभाल रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभाल रहे थे, ठीक ना। जैसे देखिए कुछ यहाँ पे और भी ऑप्शन है। खुशवंत सिंह, इनका बुक भी बहुत प्रसिद्ध रहा था। क्या नाम था बुक का? तो ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान ये बुक था। जिसे मुल्क राज आनंद का देखें तो इनका एक बुक बहुत प्रसिद्ध रहा था, अनटचेबल। अनटचेबल। तो इन सारी बातों को याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा। होमोसेपियंस, देखो अभी ये नाम आया था ना, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो जो आपका कार्ल लिनियस था, ठीक है, सी मतलब यहाँ पे कार्ल को ही डिनोट कर रहा है। कार्ल लिनियस के द्वारा क्या किया गया था कि सारे जीवों को ना आपका दो ही नाम पद्धति में वर्गीकृत किया गया था। और जिससे क्या होता है, जैसे देखो हम लोग क्या है ना, हम लोग हिंदी में मनुष्य बोल रहे हैं, आदमी बोल रहे हैं, इंग्लिश में आप मैन बोल रहे हो, बट अलग अलग लैंग्वेज में ना अलग अलग नाम होता था। और जो साइंटिफिक नेम निकाला गया ना वो सारे देश में आपका चलता, मतलब सारे देश वाले लोग उसी को यूज करते, इसीलिए आपका द्विनाम पद्धति का भी नामकरण किसके द्वारा किया गया? लिनियस के द्वारा। और होमोसेपियंस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मनुष्य को। और होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान जीव। बुद्धिमान जीव। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग भी एक प्रकार के क्या है? जीव है। और धरती पर जितना भी जीव अभी है उन सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? तो उन सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन हो जाएगा? तो ये मनुष्य हो जाएगा, मतलब हम लोग हो जाएंगे। डार्विन के बारे में भी देखिए कि विकासवाद का सिद्धांत इसने दिया था और इसी के वजह से गैलोपैगस द्वीप जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार फिर से देखना। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में पूछ रहा है? नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग इसको याद करते हैं देश के नाम से या राजधानी के नाम से, बट यहाँ पे देखो कोई भी राजधानी का नाम नहीं दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ भी है तो ये फ्रांस की राजधानी हो गई है ना, ये फ्रांस की हो गई। इटली की राजधानी क्या हो गई? रोम हो गई। अब देखो क्या इसका मिल रहा है, नॉर्मली इसको आप बहुत जगह पढ़े होगे ना, तो इसका क्या देता है? फिलीपींस। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? फिलीपींस। चलो फिलीपींस देश का नाम नहीं दिया तो इसका राजधानी क्या हो जाता? इसका राजधानी हो जाता मनीला। मनीला। बट यहाँ पे प्रॉपर शहर पूछ लिया है और आपका PYQ है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉस बोनास। ठीक है, ठीक है, लॉस बानोस होगा, बोनास नहीं।
लॉस बानोस, ये कहाँ का एक शहर है? तो ये फिलीपींस का एक शहर है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे चावल अनुसंधान संस्थान है, मतलब चावल पे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च होता है। अगर बात करें चावल के बारे में, तो चावल जो है ये किस प्रकार के फसल में आएगा? तो ये आपका खरीफ फसल में आता है। चावल जो है एक प्रकार का कैसा फसल है? तो ये आपका खरीफ फसल है। ये तो आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो गया। अगर आपसे राष्ट्रीय लेवल पे पूछता है कि राष्ट्रीय लेवल पे चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है आपका कटक में। ठीक है, हमारे भारत में कहाँ है? कटक में। और कटक कहाँ पड़ता है? कटक पड़ता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो अगर भारत के लेवल में पूछेगा तो कटक हो गया, और आपका इंटरनेशनल लेवल पे पूछ लिया तो या तो फिलीपींस ऑप्शन में रहेगा या तो मनीला रहेगा, और प्रॉपर अगर शहर पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा? लॉस बोनास होगा। ठीक ना, चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। अब हम लोग का भी 25 क्वेश्चन का भी सेशन चल रहा है, 10 क्वेश्चन का भी सेशन चल रहा है, मतलब समझिए कि 35 क्वेश्चन का हो गया। कभी आपका स्टैटिक जीके का अपलोड होता है, कभी आपका 25 का रैपिड फायर। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।